Hello friends, myself Dr. Vikram Sharma, consultant arthroscopic surgeon and sports medicine specialist, Fortis Scott Hospital, जयपुर। तो दोस्तों, आज शोल्डर से जुड़े हुए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शोल्डर इंस्टेबिलिटी के बारे में। सामान्य भाषा में बात करें तो कंधे का बार बार उतरना। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों को कंधे का जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसकी बेसिक एनाटॉमी होती है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे कंधे के अंदर एक छोटा सा कैविटी होता है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में बोला जाता है ग्लेनॉइड। और उस कैविटी के ऊपर जो हमारी ये हाथ की हड्डी होती है, इसके ऊपर की तरफ एक बॉल होती है, एक राउंड होता है, जो कि इस कैविटी में एक तरह से फिट रहता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लेनॉइड होती है, मतलब ये जो हड्डी की कैविटी होती है, ये छोटी होती है, और हमारे हाथ का जो बॉल होता है वो इस कैविटी से काफ़ी बड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसे बोला जाता है गोल्फ बॉल ऑन टी। मतलब जैसे गोल्फ की जो बॉल होती है वो बड़ी होती है और इसे एक छोटी सी टी के ऊपर रखा जाता है। तो डेफिनेटली ये एक स्थिरता का इशू होता है, क्योंकि कैविटी छोटी है और जो हाथ का जो बॉल है वो बड़ा है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमारे शरीर का एक जो तरीका होता है कि इस हड्डी की कैविटी के चारों तरफ एक मांस का कवरिंग होता है, जिसे बोला जाता है लेब्रम। दोस्तों, ये मांस का जो कवरिंग होती है लेब्रम, ये बहुत ही थिक होती है, बहुत ही मजबूत होती है, और इसकी मदद से ही जो हमारा हाथ का ऊपर का जो बॉल होता है वो एक तरह से शोल्डर जॉइंट में फिक्स्ड रहता है। तो जब हमारा लेब्रम प्रॉपर होता है, हमारी ग्लेनॉइड प्रॉपर होती है, तो वो अवस्था के अंदर जो हमारी शोल्डर की मांसपेशियां हैं वो हमारे कंधे के जोड़ को एक तरह से स्थिर रखती हैं। तो कंधे को स्थिर रखने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है। पहली चीज़ लेब्रम, डेफिनेटली ग्लेनॉइड का तो रोल होता ही है। पहली चीज़ लेब्रम, दूसरा उस लेब्रम और उस ग्लेनॉइड में जो हमारा हाथ की हड्डी का जो बॉल होता है उसको ऐसे दबा के रखने के लिए ये जो शोल्डर की मसल्स होती हैं, जिनको बोला जाता है रोटेटर कफ। रोटेटर कफ एक तरह से भीतर मसल्स का एक ग्रुप होता है जो कि हमारे हाथ की हड्डी को इस तरह से ऐसा अंदर टाइट रखता है। तो अब तक हमने ये समझा ग्लेनॉइड के चारों तरफ मांस का कवरिंग लेब्रम, और उसमें हमारी हाथ की हड्डी का जो गोला होता है वो इस तरह से फिट रहता है, क्योंकि उसे शोल्डर की जो मसल्स हैं वो भी काफ़ी हद तक ऐसा दबा के कंप्रेस करके रखती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये जो कंधे के उतरने की दिक्कत होती है उसकी शुरुआत कैसे होती है। तो कंधे का जो उतरना होता है, जो कॉमनेस्ट शोल्डर डिस्लोकेशन होता है, वो होता है एंटीरियर शोल्डर डिस्लोकेशन। मतलब ये जो हाथ की हड्डी का गोला है ये आगे की तरफ निकल जाएगा। आगे की तरफ कैसे निकल सकता है? आप स्पोर्ट्स में देख सकते हैं, आप कुश्ती में देख सकते हैं, क्रिकेट में कॉमन होता है, जहाँ कोलाइडिंग स्पोर्ट्स होते हैं जैसे रग्बी में, फुटबॉल में। मतलब जब भी आपका हाथ इस तरह से पीछे की तरफ जाएगा जर्क के साथ में, और सपोज आपने किसी चीज़ को पकड़ लिया या बिल्कुल बैकवर्ड ऐसा थ्रो जा रहा है, तो क्या होगा, हाथ का जो गोला है ये बहुत फोर्स से कई बार आगे की तरफ ऐसा आ जाता है, और ये जो लेब्रम उसका जो कवरिंग होती है उसको एक तरह से ऐसा फाड़ता हुआ, उसको डैमेज करता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है। क्या होगा? इसे बोला जाएगा एंटीरियर शोल्डर डिस्लोकेशन। दोस्तों, ये सबसे कॉमनेस्ट टाइप का शोल्डर डिस्लोकेशन होता है। पोस्टीरियर भी जा सकता है, मतलब पीछे की तरफ भी जा सकता है, इन्फीरियर भी जा सकता है, और सुपीरियर काफ़ी रेयर होता है। तो इस तरीके से एंटीरियर, पोस्टीरियर और इन्फीरियर शोल्डर डिस्लोकेशन इसमें हो सकते हैं। और आगे की तरफ जो शोल्डर का डिस्लोकेशन होता है, एंटीरियर शोल्डर डिस्लोकेशन, वो एक कॉमनेस्ट टाइप होता है। अब सिर्फ एक सामान्य ज्ञान के लिए हम लोग ये भी समझने का कोशिश करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को फील्ड में एंटीरियर शोल्डर डिस्लोकेशन हुआ है तो आप उसे कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहले आपके पास में एक सामान्य कंधा है, आप देखेंगे ये जो कंधे का एक गोल कंटूर जो होता है, हम लोग बहुत आसानी से इसको पहचान सकते हैं। जब भी एंटीरियर शोल्डर डिस्लोकेशन होगा, ये गोला आपको यहाँ पे महसूस होगा, मतलब आपको बिल्कुल क्लियर ये दिख जाए कि शोल्डर का जो आकृति है वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो गया है। हाथ की हड्डी का ये जो गोला है ये एक तरीके से आगे आ गया है, और आप बहुत आसानी से इसे पहचान सकते हैं। हाथ इस पोजीशन में आपके स्पोर्ट्स पर्सन का या जिस भी व्यक्ति का होता है वो इस पोजीशन में रहेगा। अपने हाथ को मूव करने की स्थिति में नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा पेन की कंडीशन में होगा। वो आप लोगों को बता देगा कि भाई मेरा शोल्डर एक तरह से निकल गया है। ये हमने बात किया पहली बार शोल्डर के डिस्लोकेट होने का। क्या रेमेडी होगा?
इस अवस्था में डेफिनेटली आप लोगों को कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, अपने लेवल पे ऐसे खींचतान के बिठाने का कोशिश नहीं करना है, क्योंकि ये शोल्डर का जो डिसलोकेशन हुआ है ये बहुत आसानी से अपनी जगह नहीं पहुंचेगा। इसके लिए कई बार बेहोशी देने का भी ज़रूरत पड़ सकता है, सेडेशन देने का ज़रूरत पड़ सकता है, और डेफिनेटली एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से ही इसे करवाना उचित होता है। तो यदि ऐसी कोई अवस्था आती है तो डेफिनेटली आप हाथ को स्लिंग पोजीशन में रख के उसे इमोबिलाइज करके अपने नियरेस्ट सेंटर पर लेके जाएंगे, और जो भी आपके डॉक्टर साहब या जो भी प्रोफेशनल होते हैं उसकी मदद से इसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से अब तक हम लोगों ने इस वीडियो में ये समझा कि शोल्डर का एनाटॉमी क्या होता है। गोल्फ बॉल ऑन टी एक अस्थिर जॉइंट होता है, क्योंकि मोबिलिटी इसमें काफ़ी अधिक होती है, इसलिए डिसलोकेशन के चांसेस भी काफ़ी अधिक होते हैं। किस तरह से शोल्डर का डिसलोकेशन हो सकता है? एंटीरियर शोल्डर का डिसलोकेशन काफ़ी कॉमन होता है, और यदि शोल्डर डिसलोकेशन होता है तो वो अवस्था में हम लोगों को एक फर्स्ट एड के उपचार के रूप में क्या करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो अब तक आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये जानकारी भी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। आपको यदि कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे मैसेज कर सकते हैं, दैट इज 9587077444। दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये जो डिसलोकेशन होता है इसके बाद का आउटकम किस तरीके से होता है, और प्रारंभिक उपचार किस तरह से दिया जा सकता है, और किन केसेस में हमको सर्जरी में जाना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे इंजरी फ्री। थैंक यू।